Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor Rupali Sharma. So students, हम कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इंट्रोडक्शन ये सब पढ़ लिया था। हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम था उसके अंदर क्या थे, स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट थे जो क्या बना रहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर, ये है हमारे मदर सेल्स। सारे स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बहुत सारे मदर सेल्स होते हैं, तो इनमें से हमने क्या किया, एक मदर सेल को बाहर निकाला। ये आ गया हमारा एक मदर सेल बाहर, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसकी प्लोइडी कैसी है, 2n। तो इसने क्या किया, आगे मियोसिस 1 किया और मियोसिस 1 से क्या बनेंगे, आगे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। लेकिन अभी दो ही बने हैं और ये कैसे हैं, ये दोनों जॉइंड हैं, इकट्ठे ऐसे। ये भी n है और ये भी n है। फिर आगे जब मियोसिस 2 होगी तो क्या बनेंगे, तो बनेंगे टेट्राड, यानी कि 4। 1 2 3 4 टेट्राड बन गए। ये सारे n है, इनको बोलेंगे हम क्या, माइक्रोस्पोर्स। तो यही सब यहाँ पे बताया हुआ है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, PMC, उसको थ्रू मियोसिस, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उस प्रोसेस को। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। तो जब माइक्रोस्पोर बन जाते हैं वो कैसे अरेंज्ड है, वो है क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स के अंदर अरेंज्ड। क्लस्टर मतलब ग्रुप के अंदर, जैसे हम लोगों का स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर अलग अलग ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप बना होता है ना, पीयर ग्रुप बोलते हैं जिसको। कोई 2 बंदों का है, कोई 4 बंदों का है, कोई कपल्स का ग्रुप है। तो ऐसे जैसे क्लस्टर हो गया, कपल्स का क्लस्टर है यहाँ पे, तो भाई बहुत सारे ग्रुप है कपल्स के। तो ऐसे ये क्या है, ये सेल्स हैं, इन सेल्स को कपल मान के चलो। तो इन 4 सेल्स का क्लस्टर है जिनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है। एज द एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होएगा और डिहाइड्रेट होगा, मतलब उसके अंदर से पानी गायब होना शुरू हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट, जो माइक्रोस्पोर्स हमने बनाए थे ना, जो जॉइंट थे, वो क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे। किसके अंदर, क्या बनाएंगे, आगे पोलन ग्रेन बनाएंगे। क्या बोला है यहाँ पे कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया हमारा। जब तक एंथर मैच्योर नहीं होगा ये टेट्राड जॉइन रहता है एक दूसरे से। लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वो क्या, किस स्टेट में चला जाता है, वो डिहाइड्रेशन की स्टेट में चला जाता है। पानी उसके अंदर से उड़ जाता है, पानी कम हो जाता है और फिर क्या हो जाएंगे, जो माइक्रोस्पोर थे वो डिसोशिएट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे पोलन ग्रेन्स। Inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grain are formed that are released with the dehiscence of anther. यही बात बोली है यहाँ पे कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं, जो कब रिलीज होते हैं, जब हमारा एंथर डेहिसेंस की फॉर्म में आता है। डेहिसेंस कल बताया था ना, झड़ना मतलब मैच्योर हो जाना, सूख जाता है जब वो। फिर है हमारा पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे मैं आपसे पहले पोलन ग्रेन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ, हाउ मैनी मियोसिस एंड माइटोसिस अकर टू फॉर्म मेल गैमिट। मेल गैमिट बनने के लिए कितनी मियोसिस और कितनी माइटोसिस होती हैं। इतना आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दो। इतना मैं आपको एक बार पोलन ग्रेन कैसे बनेगा माइक्रोस्पोर से वो बता देती हूँ। देखो, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये हमारा, ये कैसा है, 2n। इससे हमने क्या किया, मियोसिस करी। जहाँ देखो मियोसिस आएगा तो Me लिखूंगी, माइटोसिस तो Mt। मियोसिस करी, मियोसिस से क्या बन गया हमारा, 1 और 2 दोनों हो गई। यहाँ पे बन गया हमारा ये माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के बाद फिर क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर है इसके अंदर वैक्यूल बनने लग जाता है।
ये रहा हमारा वैक्यूल। वैक्यूल मतलब खाली स्पेस, खाली जगह, और ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये वैक्यूल बन गया। अब जो 60% एंजियोस्पर्म है, यानी कि 60% प्लांट्स के अंदर इसी स्टेज पे जो हमारा मेल गैमीट है वो बन जाता है। ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन बन जाता है। लेकिन जो 40% है, 60% में तो यहीं पे बन जाएगा, लेकिन 40% में बाद में बनता है। कब बनेगा मेल गैमीट? जब जो मतलब जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाएगा, उस टाइम पे बनेगा। और वो स्टिग्मा के ऊपर, हमने पढ़ा था ना गाइनोशियम के अंदर एक स्ट्रक्चर था स्टिग्मा, जहाँ पे लैंड करता है, वहाँ पे लैंड करने के बाद बनता है हमारा पोलन ग्रेन, रिलीज फिर होता है। और इसके बाद क्या होगा, हमारा दो तरह के सेल्स बन जाते हैं यहाँ पे। एक ये है हमारा वेजिटेटिव सेल, देखो वेजीज उग गई इसके अंदर, वेजिटेटिव सेल। और एक है हमारा यहाँ पे जनरेटिव सेल। ये रहा। इस जनरेटिव सेल के अंदर क्या है हमारा न्यूक्लियस। ये है हमारा जनरेटिव सेल जो जनरेट करेगा मेल गैमीट को, और ये है हमारा वेजिटेटिव सेल जो वेजिस खाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा हमारा पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अलग से दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, कुछ ऐसी स्टेज बन गई थी ना हमारी। इसके अंदर एक हमने बनाया था वेजिटेटिव सेल, एक हमने बनाया था जनरेटिव सेल, और इसके अंदर प्रेजेंट था यहाँ पर न्यूक्लियस। अब इसके अराउंड कुछ लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स देखते हैं। ये देखो, ये पहली लेयर, ये कौन सी है जो सबसे इनसाइड है, इसका नाम होगा इंटाइन। जो इनसाइड है, इन अंदर, इंटाइन इनसाइड, जो किसकी मिलके बनी हुई है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टीन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, हर बार, कि इंटाइन किसके मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टाइन। या ऐसे आ जाता है कि कौन सी लेयर है जो सेल्यूलोज और पेक्टाइन से मिलके बनी होती है, वो है इंटाइन लेयर, ये वाली हमारी। ठीक है, अब एक बार इसको रब करते हैं, नोट कर लो जल्दी से। फिर हमारी सेकंड जो आउटर लेयर है वो कौन सी है, वो है एक्साइन। एग्जिट है जो बाहर की तरफ है, एक्साइन। ये बन गई हमारी एक्साइन्स। और इसके अंदर क्या है, ये जो हमारी एक्साइन है ये कॉन्टिन्यूसली नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है। ये देखो ऐसे है हमारी एक्साइन, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये हमारे जर्म पोर्स प्रेजेंट है, गैप है एक्साइन के बीच में, जहाँ से हमारा ये पोलन ऐसे निकल जाएगा लेयर्स के बीच में से। ये देखो यहाँ पे ये जर्म पोर प्रेजेंट है। अंदर वाली लेयर हमारी इंटाइन ये वाली, और बाहर वाली हमारी एक्साइन, ये हमारे जर्म पोर प्रेजेंट है। ये वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये है मैच्योर पोलन का स्ट्रक्चर, मैच्योर पोलन ग्रेन। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और एग्जाम में पक्का बना के आना, जहाँ पे भी पोलन ग्रेन के ऊपर नोट लिखना होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, लेकिन 40% और 60% एंजियोस्पर्म में तो कहाँ पे बताया था मैंने कि यहीं पे इस वाली स्टेज पे हो जाएगा हमारा पोलन बन जाएगा, मेल गैमीट जो है वो बन जाएगा। लेकिन 40% में क्या होता है, जो मेल गैमीट है वो पोलन बाहर निकले उससे पहले बनता है। जनरेटिव सेल के अंदर फिर क्या होगी, यहाँ पे होती है माइटोसिस।
ठीक है, और फिर बनेगा हमारा पोलन यानी कि 3 सेल स्टेज। उसमें कैसे होगा, वो ऐसे होगी, ये देखो बाहर एक्साइन एंटाइन खुद बना लेना। एक ये वेजिटेटिव सेल और ये दो हमारे मेल गैमेट, दो बनते हैं। तो कैसी स्टेज हो गई, एन, ये था ही न्यूक्लियस एन और एन, तो 3n हो जाएगा ये मेल गैमेट। अब उस क्वेश्चन का आंसर दो कि हाउ मैनी meiosis and mitosis occur to form मेल गैमेट। मेल गैमेट बनाने के लिए कितने मियोसिस या माइटोसिस होते हैं, बताओ। इसका आंसर आएगा 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। अब ये कैसे होंगे, 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस। जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी उसमें क्या हुई, एक बार मियोसिस होएगी ना, 1 और 2 तो स्टेजेस हैं। एक बार मियोसिस हुई तो हमारा माइक्रोस्पोर बना, फिर माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुई तो क्या बनेगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। फिर जब दोबारा माइटोसिस होगी इस जनरेटिव सेल के अंदर, फिर बनेगा ना हमारा मेल गैमेट। तो इसीलिए बोला 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखो एक बार। ये हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसने क्या किया, मियोसिस किया और बनाया ये हमारा माइक्रोस्पोर। उसके बाद यहाँ पे माइटोसिस हुई और क्या बना, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बने। उसके बाद यहाँ पे हमारी माइटोसिस हुई तो क्या बनेगा, तो बनेगा मेल गैमेट यानी कि 3n की स्टेज। तो कितनी बार हुआ, एक बार मियोसिस और 2 बार माइटोसिस। ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर देखते हैं हम पोलन ग्रेन को फटाफट से। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट। अब 2 वर्ड होते हैं, एक होता है स्पोरोफाइट, ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है गेमीटोफाइट, जो अभी हमने पढ़ाई है। गेमीटोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है जिसपे स्पोर्स आते हैं, यानी कि देखो पहले गेमीटोफाइट देखो। गेमीटोफाइट क्या होगा, जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। अब कोई भी गैमीट हो, अगर मेल गैमीट बन रहा है तो मेल गेमीटोफाइट, और अगर फीमेल गैमीट बन रहा है तो फीमेल गेमीटोफाइट। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, मेल गेमीटोफाइट पोलन ग्रेन, क्योंकि इसी के अंदर गैमीट्स बनते हैं ना, पोलन ग्रेन के अंदर ही। पोलन ग्रेन खुद मेल गैमीट नहीं है, इससे में कंफ्यूज मत होना। पोलन ग्रेन गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर गैमीट बनते हैं, ठीक है। और स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा हमारा, पूरी बॉडी जो बच गई एंजियोस्पर्म की, उस जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं, पूरी एंजियोस्पर्मिक बॉडी यानी कि ट्री जिस पे स्पोर्स बनते हैं, उसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। फाइट मतलब बियरिंग, और स्पोरो मतलब स्पोर, और गैमीटो मतलब गैमीट, जहाँ पे गैमीट बन रहे हैं। तो पोलन ग्रेन क्या है हमारा, मेल गैमीटोफाइट है। इफ़ यू टच द ओपन, अगर तुम हिबिस्कस का फ्लावर देखा तुमने, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज, जिसके ऐसे नहीं होते बाहर बाहर, मतलब जैसे ये नीचे हमारी पेडिसल हो गई और यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है, फ्लावर पूरा खुला हुआ होता है और यहाँ से ऐसे ये पोलन्स निकले होता है। तो इस पर टच करते हैं तो येलो येलो ऐसे हाथ पे नहीं चिपक जाता है कुछ, वो पोलन होते हैं, वो पाउडरी येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स। उसको अगर हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे किसके अंदर, ग्लास स्लाइड के ऊपर, और उस पर एक ड्रॉप डालेंगे पानी की, और फिर ऑब्जर्व करेंगे अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें बहुत सारी शेप, साइज़, कलर, डिज़ाइन के अलग अलग पोलन दिखेंगे। ये देखो ये सारे क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा माइक्रोग्राफ यूज़ किया गया था पोलन ग्रेन्स को देखने के लिए। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब पोलन ग्रेन्स हैं, ये देखो
कैसी कोई नुकीले कांटों कांटों से वाले, ये देखो। और ये वो स्टेज दिखाई हुई है, पोलन ग्रेन टेट्रा मतलब मेल गैमीट कैसे बनता है। ये हमारा क्या बन गया, टेट्राड बन गया, एक माइक्रोस्पोर बन गया अलग से, उसके अंदर वैक्यूल बना दिया हमने, न्यूक्लियस बना दिया, फिर स्पिंडल बन गई, फिर क्या बनेगा, वेजिटेटिव सेल एक ऊपर और एक जनरेटिव सेल, और फिर आगे बनेंगे हमारे मेल गैमीट्स। तो फटाफट इसको रीड करते हैं एक बार। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। कैसे होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं। इसकी 2 लेयर होती है, हार्ड आउटर लेयर एक्साइन, जो किसकी मिलके बनी है, स्पोरोपोलिन की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इंटाइन वाला तो पूछा ही जाता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर पेपर में हर बार ही आता है ये क्वेश्चन कि एक्साइन किसके मिल की बनी हुई है, स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, एक्साइन के अंदर। और ये भी पूछा जाता है कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है, स्पोरोपोलिन। ये विदस्टैंड कर जाता है, मतलब सहन कर लेता है हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली मतलब बेस को। कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, मतलब ख़त्म नहीं कर सकता, ख़राब नहीं कर सकता। जो पोलन ग्रेन की एक्साइन है उसके ऊपर अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, जर्म पोर्स। जहाँ मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। बीच में ऐसे गैप दिखाया था ना, जैसे ये लेयर है, फिर यहाँ पे गैप आ गया, फिर ये लेयर कंटिन्यू कर रही है, फिर गैप आ गया, फिर लेयर। तो इस गैप को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जर्म पोर। और ये यहाँ पे क्या है, जो स्पोरोपोलिन है उसकी एब्सेंस है, वो प्रेजेंट नहीं है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल की तरह इनको प्रिजर्व किया जाता है। क्यों, क्योंकि स्पोरोपोलिन की वजह से ये खराब नहीं होता है। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन होते हैं इसके ऊपर बहुत सारे। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, क्यों हार्ड है ये एक्साइन, क्योंकि स्पोरोपोलिन की मिलके बनी हुई है और आउटर लेयर है। वट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, का फंक्शन क्या है कि जो मेल गैमिट बनेगा उसको बाहर निकलने में हेल्प करेगा। जगह भी तो होनी चाहिए ना मेल गैमिट के बाहर निकलने की कहीं से, तो कहाँ से निकलेगा वो, जर्म पोर से। द इनर वॉल जो क्या है, इंटाइन, इट इज़ अ थिन है, कॉन्टिन्यूअस है, कोई पोर वगैरह प्रेजेंट नहीं है। और किसकी मिलके बनी है, सेल्यूलोज और पैक्टीन की। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब हो जाएगा, 2 सेल बनाएगा, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो कैसा है, वो बड़ा है, अबंडेंट फूड रिजर्व है और इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फूड रिजर्व कहाँ पे होता है, वेजिटेटिव के अंदर। और जो जनरेटिव सेल है वो कैसा है, स्मॉल है और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर वेजिटेटिव सेल के। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, सारा वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर फ्लोट कर रहा है ये जनरेटिव सेल छोटा सा। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये आ गई वही बात, इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाएगा। इन रिमेनिंग स्पीशीज जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमीट बनाएगा बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड। पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले ही वो 3 सेल स्टेज बनाएगा, लेकिन 60% में क्या, 2 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन निकल लेता है अपनी जर्नी पे, स्टिग्मा के ऊपर ढूंढता फिरता है अपनी रानी को कि कहाँ है मेरी क्वीन, कहाँ है मेरी, यानी कि स्टिग्मा के पास, ओवरी के पास जाने के लिए। फर्टिलाइजेशन करने का मन कर रहा था ना उसका, तो वो निकल पड़ता है पहले, उससे सब्र ही नहीं होता इतना कि मैं मेल गैमीट भी बना लूँ, वो पहले ही निकल जाता है पोलन की, थोड़े से मजे तो मैं भी ले लूँ। लेकिन 40% के अंदर, 40% पॉपुलेशन के अंदर क्या है, सब्र है कि हाँ ठीक है भाई, तुम बना लो पहले आराम से, मेल गैमीट बनाओ, अरे तुम 2-2 बनाओ, फिर पोलन ग्रेन हमारा शेड होएगा, ठीक है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कोज सेवर एलर्जी कोज करता है, ब्रोंकियल एफिलिएशन इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कोज करता है, एलर्जी कोज करता है। इट मे बी मैंशन दैट पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, ये इसका साइंटिफिक नेम है, पार्थीनियम कैरेट ग्रास का, दैट केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टेमिनेट विद इम्पोर्टेड वीट हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कोज पोलन एलर्जी। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि पोलन एलर्जी कोज करने वाले एक उसका नाम बताओ एजेंट का, पार्थीनियम या कैरेट ग्रास बोल देना, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। फिर हमारा मेल वाला पार्ट ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी से करते हैं। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में रिच है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ना सिर्फ फ्लावर्स को नहीं चाहिए होता है, वो हम लोगों के लिए, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है, अगर उसकी क्वीन फ्लावर
मतलब फ्लावर है, लेकिन ज़रूरी वो हमारे लिए भी है, सिर्फ उसको ही, क्वीन को ही नहीं ढूंढता फिरता वो सारा दिन, तुम्हारी भी बहुत हेल्प करता है वो। हर टाइम ही नहीं उसका मन करता रहता कि ठीक है चलो आज मुझे फर्टिलाइजेशन करनी है, फर्टिलाइजेशन करनी है। ठीक है, कभी कभी चलता है, हर टाइम नहीं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब जो पोलन ग्रेन है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है ये। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। टैबलेट और सिरप की फॉर्म में लिया जाता है, फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में लिया जाता है। पोलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, और रेस हॉर्सेस को भी दिया जाता है उनकी क्या करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तुमने देखा होगा घोड़ों को खिलाते हैं पोलन ग्रेन कई जगहों पर, किस लिए, ताकि वो ज़्यादा दौड़ पाएँ, वो मतलब रेस जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ। और कहीं कहीं तो एथलीट भी ले लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा कॉम्पिटिशन परफॉर्म कर पाएँ। ये देखो, ये दिखाई हुई है ना इस टाइप से, टैबलेट्स की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में। ये देखो क्रीम भी बनाई जाती है, एनर्जी शेक, बी प्लक्स, बी पोलन सॉरी। फिर आगे देखते हैं। आगे है वायबिलिटी, मतलब कितने टाइम तक ज़िंदा रह सकती है कोई चीज़, उसको बोलते हैं हम लोग वायबिलिटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पोलन की वायबिलिटी क्या है, वो कितने टाइम तक ज़िंदा रह सकता है, यानी कि अपनी क्वीन से मिलने के लिए वो कितना तड़प सकता है, वो कितना इंतज़ार कर सकता है। अब सब ऐसा तो है नहीं ना, देखो हर किसी की वायबिलिटी अलग अलग होती है ना, किसी के अंदर थोड़ा सब्र होता है, किसी के अंदर ज़्यादा सब्र होता है। तो अब सभी पोलन भी तो अलग अलग स्पीशीज़ के हैं, तो इनके अंदर भी कोई ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रह सकेगा अपनी क्वीन को ढूंढने के लिए, और कोई थोड़े टाइम में ही मर जाएगा, अपना हार मान लेगा वो। तो अब वही देखते हैं कि कौन कितना सब्र कर सकता है, कितनी वायबिलिटी है। When once they are shed, जब एक बार वो शेड हो गए हैं, मतलब निकल चुके हैं, झड़ चुके हैं, पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, एक बार उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी तो फिर उन्हें अपनी क्वीन के पास जाके रुकना ही पड़ेगा, स्टिग्मा पे वो जाएंगे ही जाएंगे। बिफोर वंस दे आर शेड, एक बार शेड होने के बाद पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी, कि अपना सब्र का बांध टूटने से पहले उनको अपनी क्वीन को ढूंढना पड़ेगा। इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन करनी है तो। How long do you think the pollen grains retain viability? The period for which pollen grain remain viable is highly variable है, ये बहुत ज़्यादा अलग अलग है, सब में डिफरेंट डिफरेंट है। एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, प्रिवेलिंग टेम्परेचर की, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। अब देखो अगर तुम लोगों को ऐसे पूरे मतलब गर्मी वाले रूम में रख दिया जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कितनी देर तक ज़िंदा रह पाओगे, थोड़े टाइम तक रह सकोगे ना, बाद में तुम लोग एट लास्ट वहाँ से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि वो टेम्परेचर सूटेबल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए। और ज़्यादा ठंड में भी नहीं रह सकते। तो हर चीज़ का एक सूटेबल टेम्परेचर होता है, हर चीज़ को सूटेबल ह्यूमिडिटी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। तो ऐसे ही पोलन का है, उनको भी तो एक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए ना, तभी वो अपना सेक्शुअल इंटरकोर्स पूरा कर पाएंगे। इन सम सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, कि सिर्फ उनके अंदर 30 मिनट्स तक ही वो वायबल रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, किसके अंदर, राइस और व्हीट के अंदर। एंड इन सम मेंबर्स जैसे कि रोजेशी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलनेसी, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, यानी कि जो हमारे राइस और व्हीट हैं उनके अंदर क्या थोड़ा सब्र है, वो जल्दी जल्दी ऐसे मतलब इंटरकोर्स करना चाहते हैं और फर्टिलाइजेशन करना चाहते हैं। लेकिन जो रोज़ फैमिली है, लेग्यूम्स वाली फैमिली है या पोटैटो वाली फैमिली है सोलनेसी, वो मंथ तक सब्र कर सकते हैं कि ठीक है, वो इंतज़ार करते हैं कि हमारी क्वीन आएगी हमारे पास। You may have heard or storing semen sperm of many animals including human for artificial insemination। आपने सुना होगा ना कि हम लोग सीमन को या स्पर्म को एनिमल्स के या फिर ह्यूमंस के भी स्टोर कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, लैब के अंदर इंसेमिनेशन कराने के लिए। जैसे जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनके अंदर कराई जाती है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ऐसे ही पोलन ग्रेन को भी स्टोर कर लेते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि पोलन ग्रेन का हर टाइम पे मन करे कि हाँ ठीक है मुझे तो इंटरकोर्स करना है, फर्टिलाइजेशन करनी है, नहीं, कभी कभी उसका मूड ऑफ भी तो हो सकता है, जैसे ह्यूमंस का हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग पोलन को भी स्टोर कर लेते हैं, जैसे सीमन को स्टोर करके रखते हैं, और उसको कई सालों तक स्टोर किया जाता है, किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, एट -196 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जितने स्टार लगाओ ना इस पर उतने कम है। बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर बार ही पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस। किस में किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। Such stored pollen can be used as pollen bank similar to seed bank in crop breeding program।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया। आज हमने क्या किया, पोलन का स्ट्रक्चर किया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करी और जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल देखे। सो आज के लिए इतना ही। कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।